हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण कौशल से संबंधित 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एस्टेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने नंबर सही हो रहे हैं, ठीक है। कक्षा में कुछ और, हाँ, मैं एक और बात बता दूं कि 50 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुकी हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हो, धनी परिवारों से हो, बनावटी हो या उद्दंड हो। तो जब कोई छात्र बहुत ज़्यादा सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करता है तो इसका मतलब होता है कि वह छात्र कैसा है। सेकेंड है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करोगे? एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। जब सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो हम उनका सामूहिक ढंग से ही समस्या का समाधान कर देंगे। अगर बच्चों की समस्या अलग अलग होती तब हम एक एक करके उनका समस्या का समाधान करते, ठीक है। थर्ड है, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति, ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करने का तरीका है। परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंताक्षरी का आयोजन या ये सभी। अगर हम छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना चाहते हैं, मतलब कि मौखिक अभिव्यक्ति मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले, तो इसके लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? देखो, परिचर्चाओं का आयोजन भी अच्छा है, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन भी अच्छा है और अंताक्षरी का आयोजन भी अच्छा है, ठीक है। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन से आपका क्या अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण एनवायरमेंट को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन होना या छात्रों पर अत्यधिक बोझ डालना। एनवायरमेंट एजुकेशन से क्या मतलब है कि पर्यावरण एनवायरमेंट को दूषित होने से बचाया जा सके, इसीलिए हम बच्चों को एनवायरमेंट एजुकेशन का पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या धर्म गुरु के ऊपर। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, ठीक है। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, आश्रम, गुरुकुल या मकतब। तो गुरुकुल जो थे वो आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह थे, ठीक है। कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, उन विद्यार्थियों को पृथक करना, उनकी अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना। तो जब कोई विद्यार्थी है जो शरारत कर रहे हैं और कक्षा के अनुशासन को भंग कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे, ठीक है। कि योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, उनके प्रधानाचार्य करते हैं या शिष्य करते हैं, समाज के संभ्रांत लोग करते हैं या विशेषज्ञ करते हैं? देखो, शिक्षक की जो योग्यता होती है उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन तभी हो सकता है जब उनके शिष्य अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनका मूल्यांकन सबसे अच्छा कौन करेगा? उनके शिष्य, ठीक है। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है, लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना या ये सभी। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। देखो, प्रतियोगिता से लक्ष्य ऊंचा रखने का भी विकास होता है, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना होता है, काम पूरा करके ही दम लेना, मतलब कि ये सभी, ठीक है। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हों, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखते हैं, विषय का अच्छा ज्ञाता हो या ये सभी। अध्यापन तभी प्रभावशाली हो सकता है जब अध्यापक शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हों, ठीक है। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप या अध्यापक? तो बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनके माता पिता। और बच्चों के जो प्रथम समाजीकरण होता है वो कहाँ होता है? वो परिवार में होता है, ठीक है। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का या ये सभी? तो अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अच्छे शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं, पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या परिवेश के लाभ। तो जो परिवेश का प्रभाव पड़ता है, मतलब कि परिवार में ही तो परिवेश मिलता है उसको, है ना, तो जो परिवेश का प्रभाव पड़ता है उसे हम पालन पोषण कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है?
खेल के माध्यम से शिक्षा कैसी शिक्षा है? मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति? तो अध्यापक मुख्य रूप से समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ठीक है। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो बार बार अभ्यास करने से क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा। तो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, ठीक है। अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय का गूढ़ ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रभावी नेतृत्व के गुण, ठीक है। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या होता है? ज्ञान में व्यापकता आती है, ठीक है। फल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो या ये सभी। तो सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? देखो, सफल अधिगम के लिए मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाना आवश्यक है। लेकिन कंटिन्यू पढ़ाने से छात्र क्या है? नीरस, छात्रों में नीरस पैदा हो जाता है, छात्र इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ने में। तो अध्यापक को बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करते रहना चाहिए और अध्यापक जो विषय पढ़ा रहा है उसका पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए उसको, ठीक है। तो यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में या इनमें से कोई नहीं? किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न विकास चरण में पूछना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है या ये सभी? सत्य नहीं है ये बताना है। क्या कोई शिक्षक जन्मजात होता है, मतलब बचपन से ही वो शिक्षक बन जाता है क्या? ऐसा तो होता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे या ये सभी? तो अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, यानी कि ये सभी, ठीक है। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? छोटे बच्चों को शिक्षा देना तो जरूरी है लेकिन उनके ऊपर किस तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ या विद्यालय जाने का बोझ? तो देखो, छात्रों को जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें शिक्षा तो देनी चाहिए लेकिन कभी भी गृह कार्य का बोझ नहीं देना चाहिए, ठीक है। सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा या ये सभी? सीखने का मुख्य तत्व है ये सभी, ठीक है। योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो या ये सभी? पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का भी ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का भी ज्ञान हो, यानी कि ये सभी, ठीक है। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों? छात्रों के आवेगों का दमन करने से क्या होता है? उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति भी कुंठित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी सही है, ठीक है। इस शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिदम या स्वान्वेषण रणनीति? तो सबसे उपयुक्त रणनीति है एल्गोरिदम, ठीक है। में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है आवश्यकताओं की पूर्ति का ना होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन या ये सभी? छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, मानसिक मंदता या कुसमायोजन, मतलब कि तीनों, ठीक है।
शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता को, उनका रौब को, उसकी समय की पाबंदी को या उनकी अनुशासन प्रियता को? तो शिक्षक के किस गुण को छात्र पसंद करते हैं? उनकी निष्पक्षता को। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के जो पाठ्यचर्या अनुकूल होगी वही सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं क्या करेंगे? कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, या सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो? तो अगर आप अध्यापक हो और छात्र आपसे अपनी निजी समस्याएं शेयर करना चाहता है तो आप क्या करेंगे? सदैव उनको सुनेंगे। ठीक है। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर में किस वस्तु का होना ज़रूरी है? पुस्तकालय का, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न या ये सभी? पुस्तकालय का होना ज़रूरी है। ठीक है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, अध्यापकों का उच्च वेतन। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इनमें से? छात्रों का सतत मूल्यांकन। ठीक है। का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है या अनुराग पैदा करना है? छात्रों में पढ़ाई के प्रति क्या करना है अध्यापक को? अनुराग पैदा करना है। ठीक है। शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में किस बात का ध्यान रखोगे? वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। ठीक है। शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा हो, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित या उपरोक्त सभी? तो कक्षा शिक्षण के दौरान पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे और उस पाठ से संबंधित जो उसे उस समय पढ़ाया जा रहा है उससे भी प्रश्न पूछेंगे और बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित भी पूछेंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है। शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? अध्यापक की विद्वता का, अध्यापक की ईमानदारी का, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि का? कारगर शिक्षण किसका प्रकार्य है? अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि का। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या ध्यान में रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है। कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करा देती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखो ये चीज़ तो अलग हो गई, बट सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। आपको निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाने में, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना या इनमें से कोई नहीं? अध्यापक को किसमें महत्व देना चाहिए? कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करने में महत्व देना चाहिए। ठीक है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए या पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर शिक्षक छात्रों का विश्वास प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है या ये सभी? जब कोई छात्र ऊँघते हुए यानी नीरस है, मतलब कक्षा का वातावरण नीरस है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बच्चे रुचि नहीं लगा पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में, तो इसका मतलब क्या है? छात्रों में कोई कमी भी हो सकती है, भौतिक वातावरण में भी कमी हो सकती है और शिक्षण में भी कमी हो सकती है, यानी कि ये सभी। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाता है। परेशानी के, समस्या के, संसाधन के या बाधा के? जो बहुभाषाई कक्षाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इनमें छात्र बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बहुत अलग चीज़ें सीखते हैं दूसरे छात्रों से। ठीक है। तो इसका मतलब है संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में क्षमता।
प्राथमिक स्तर पर है ना, प्राथमिक स्तर पर अगर एक शिक्षक में महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता। ठीक है। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से। सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है किसमें? जीवन मूल्यों में गिरावट से। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी हैं सिवाय एक के। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापकों के शिक्षण में कमी। यही गलत है इसमें, मतलब कि यही राइट आंसर है। ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस कराया 50 क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है।